नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना विषय होगा संसद के कार्य। अपने पिछले दो वीडियो में हमने संसद के गठन, लोकसभा राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे संसद कौन कौन से कार्य करती है। संसद के कार्य में वैसे तो कहा गया है कि संसद वह अंग है जो विधि निर्माण का काम करता है, यानी कि कानून बनाने का मुख्य इसका काम है। लेकिन क्या कानून बनाने के साथ और भी कई काम इसके हैं, उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करें। तो शुरू करते हैं संसद के कार्य। संसद मुख्य कार्य किसका है? विधि निर्माण करना इसका मुख्य कार्य, अर्थात देश को संचालित करने के लिए कानून व्यवस्था का निर्माण करना, कानून बनाना, ये कार्य संसद का होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कार्य होते हैं, जैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय नियंत्रण है इसका, इसके साथ साथ ही चुनाव में भाग लेते हैं संसद सदस्य। तो इस तरह से कुछ इनके अलग अलग कार्य हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, संसद का मुख्य काम है विधि निर्माण कार्य। तो इसका दूसरा कार्य हम देखते हैं, वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्योंकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के नियंत्रण में रहती है। संसद उस पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण बनाए रखती है ताकि वो मनमानी नहीं कर सके, क्योंकि संसद के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया गया। तो इसी तरह से अगला कार्य हम देखते हैं, वो है वित्त पर नियंत्रण। बिना संसद की अनुमति से कोई भी धनराशि खर्च नहीं की जा सकती, नया कर नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि जो आय व्यय का बजट पारित होता है वो भी संसद के द्वारा किया जाता है। जो वित्तीय कार्य भी इसके हैं, साथ ही इसके अन्य कार्यों में हम लेते हैं संविधान में संशोधन का एक मुख्य कार्य संसद का होता है। संविधान को समयानुकूल बनाए रखने के लिए उसमें संशोधन को जोड़ा गया है, तो वो संशोधन कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा सदन या दोनों सदन इसके संशोधन में भाग लेते हैं, इस तरह की कुछ बातें जो हमें पढ़ेंगे। इसके अलावा संसद के कार्य में पांचवा कार्य हम ले सकते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी कुछ मुख्य निर्वाचन जो संसद के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। साथ ही हम 6 नंबर कार्य में देखेंगे इसके न्यायिक कार्य, ये कार्य जिनकी प्रकृति न्यायिक है। तो एक एक करके हम इन कार्यों को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो विधि निर्माण में हमने देखा है कि एक सूची सिस्टम के माध्यम से सूचियां बनाई गई है और सूची सिस्टम के माध्यम से विधायी कार्यों का वर्गीकरण किया गया कि कौन से कानून किस स्तर की सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, ऐसा सूचीबद्ध किया गया। तो उसमें सूची में देखा गया है कि 4 प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की सूचियों का वर्गीकरण, और इसके अलावा अन्य चौथे प्रकार की सूची जो है वो है कि अब इन 3 सूचियों में जो विषय नहीं आए उन सब पर कानून बनाने का अधिकार इस अन्य सरकार को दिया जाएगा, यानी कि संघ सरकार को प्राप्त है। जिन 3 सूचियों में किसी भी विषय को शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार, जिसको अविशिष्ट सूची में रखा गया है, उस पर कानून का अधिकार संघ सरकार को दिया। तो हम देखते हैं विधि निर्माण में नंबर 1 संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय प्लस अविशिष्ट सूची में जो आते हैं, इन दोनों सूचियों में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी कि संसद को है। संसद को प्राप्त कानून निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा।
यह भी हमें पता है कि संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं। तो इन 99 विषयों को कानून निर्माण संसद द्वारा ही किया जाता है। साथ ही ये देखते हैं कि जो दूसरे प्रकार की सूची है जिसमें हम ले सकते हैं संपत्ति सूची। तो संपत्ति सूची को हमने पढ़ा है कि कानून निर्माण का कार्य केंद्र मतलब संसद को कानून निर्माण संसद भी करती है और राज्य स्तर के जो विधानमंडल है वो भी करते हैं। दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संपत्ति सूची। लेकिन यहां यह देखा जाता है कि जब कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास हो, यानी कि विरोधाभास की स्थिति हो, एक दूसरे का विरोधी कानून बना दे, तो उस विरोधाभास की स्थिति में संसद कानून बना सकती है या संसद ने जो कानून बनाया है वो प्रभावी होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि संपत्ति सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, संपत्ति सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। इसी तरह से देखा जाता है कि तीसरे प्रकार की जो सूची बच गई है वो है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर भी वैसे तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को है। कानून निर्माण तो करते हैं राज्य विधानमंडल, यह सामान्य स्थिति की बात है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो सकती है। विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी है वो देखा जाएगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के बजाय संसद को दे सकती है, राज्य की जो विधानमंडल है उसके बजाय संसद को दे सकती है। तो उसमें सबसे पहली विशेष परिस्थिति देखते हैं कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। पहली स्थिति है आपातकाल। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद से प्राप्त हो सकती है। दूसरा, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तीसरी परिस्थिति आती है जब राज्यसभा नामक जो संसद का एक सदन है उसके द्वारा अनुरोध किया जाए, राज्यसभा के अनुरोध पर, क्योंकि राज्यसभा को राज्यों का सदन माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये अनुरोध करे संसद से कानून बनाने के लिए तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। चौथी परिस्थिति के बारे में कहा जाता है जब राज्य अनुरोध करे, राज्यसभा ने करके जब 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा राज्यों के अनुरोध पर राज्य जब किसी विषय पर संघ सरकार से कानून बनाने का विनम्र निवेदन करे तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। 5 नंबर स्थिति यह आती है कि यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौतों के तहत ऐसा करना उचित हो। यदि इनको लागू करने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी संसद द्वारा कानून निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखा जाए तो लगभग 3 सूचियां और इसके साथ जो अविशिष्ट सूची है उन सभी पर किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है हमने पढ़ा है विधि निर्माण और कौन से क्षेत्रों में विधि निर्माण किया जा सकता है संसद द्वारा। साथ ही ये भी देखा जाता है कि कई बार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा
कोई कानून लागू कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन इस अध्यादेश को भी आगे तक बनाए रखने के लिए 6 सप्ताह में, आगामी 6 सप्ताह में संसद द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। तो देखा जाए तो अध्यादेश की जो अवधि है, अध्यादेश भी इस बात पर निर्भर करता है कि यदि उसने संसद ने समर्थन कर दिया है तो वो लागू रहेगा, अदरवाइज वो 6 सप्ताह बाद लागू नहीं रह सकता। इस तरह से अध्यादेश को भी संसद की अनुमति की जरूरत होती है। तो देखा जाए तो कानून निर्माण का कार्य अधिकांशतः संसद के द्वारा ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य। तो हमने पढ़ा है, हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। तो जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी जवाबदेही निश्चित होती है कार्यपालिका की संसद के प्रति। इसलिए संसद कार्यपालिका पर अपना पूर्णतः नियंत्रण बनाए रखती है। इस उत्तरदायित्व के कारण संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर बना रहता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा संसद इन पर नियंत्रण कर सकती है? तो संसदीय नियंत्रण का सबसे प्रमुख तरीका तो है जैसे प्रश्नकाल। प्रतिदिन जब संसद का सत्र लागू होता है तो संसद को कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। वो प्रश्नों के माध्यम से सरकार के बारे में वो जानकारी लेते हैं, उनकी नीतियों के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सी नीतियां सरकार निर्मित कर रही है, क्या कार्य किया, कितना प्रगति पर है, इन सब के बारे में निरंतर प्रश्न किए जा सकते हैं और ये एक तरीका है। इसके अलावा शून्यकाल, ये भी, इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्थगन आदेश। स्थगन आदेश का मतलब कोई जो कार्यवाही चल रही है उसको रोका जाए, स्टे लाया जाए। इसके अलावा किसी विशेष मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कोई विशेष मुद्दा इंपॉर्टेंट है तो पहले उस पर विचार विमर्श के लिए संसद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि प्रस्ताव जितने भी होते हैं ज्यादातर प्रस्ताव जो है वो कार्यपालिका सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ आधे घंटे की चर्चा, ये भी एक तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि हमें पता है संसद में विश्वास मत प्राप्त होने तक ही कार्यपालिका कार्यरत रहती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संसद उसको कार्यपालिका को अपना पद छोड़ना पड़ता है, कार्यपालिका भंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण तरीका है जो कार्यपालिका पर सदैव नियंत्रण बनाए रखने का। इसके अलावा, इन्हीं के अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिनके कारण से कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण सदैव बना रहता है, और वो तरीका है कुछ समितियों के माध्यम से। समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। तो समितियां हैं जैसे आश्वासन समिति, अधीनस्थ समिति, याचिका समिति। तो इन समितियों के माध्यम से भी जो कार्यपालिका द्वारा किए गए कामों की देखरेख करती है, उनकी निगरानी करती है, तो याचिका समिति या उनसे मांग करती है। तो इस तरह से इनके माध्यम से भी संसद का नियंत्रण बना रहता है। तो ये संसदीय नियंत्रण के तरीके हैं जिसे हम पढ़ते हैं
कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी संसद के। अब आगे बढ़ते हैं हम संसद के वित्तीय कार्य कौन से। तो संसद के वित्तीय कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि संसद की बिना अनुमति के, संसद की अनुमति के बिना क्या क्या नहीं कर सकते, नया कर नहीं लगा सकते, नया कर नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जो कर लगाया गया है कर की उगाही नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, वसूली नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं वसूली नहीं कर सकते। तीसरी बात, कोई व्यय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है आय और व्यय के लिए संसद द्वारा बजट पारित किया जाता है। वो बजट वही है आय व्यय का ब्यौरा। तो आय और व्यय का जो ब्यौरा है जिसको हम बजट कहते हैं, वो बजट संसद द्वारा ही पारित किया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता, वसूली नहीं की जा सकती और कोई खर्च नहीं किया जा सकता। ये संसद के वित्तीय कार्य यानी कि वित्त के द्वारा वो कार्यपालिका पर किस तरह से नियंत्रण रखती है। इसके अलावा कुछ और कार्य है, जैसे विभिन्न समितियां हैं, संसद वित्तीय कार्य पर किस तरह से नियंत्रण करती है। तो इसका एक और है, विभिन्न जो वित्तीय समितियां हैं, विभिन्न समितियों के माध्यम से भी वित्त पर नियंत्रण बनाई जाती है। जैसे लोक लेखा समिति, जो नियमित रूप से जो खर्च किए गए हैं उनकी लेखा संबंधी जांच करती है, तो अपनी जांच रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अगर उसमें कोई कमी है तो संसद उस पर विचार कर सकती है। तो लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, जीएससी यानी कि अनुमान समिति आदि के माध्यम से संसद हमेशा वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं वित्त पर हमेशा संसद का नियंत्रण बना रहता है। संसद की अनुमति के बिना ना तो खर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर खर्च कर दिया है तो उनका लेखा जोखा देखने, उनकी रिपोर्ट पेश करने का काम भी संसद में किया जाता है। तो संसद इसके माध्यम से भी हमेशा वित्त पर नियंत्रण बनाए रखती है। आगे हम पढ़ते हैं संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। तो सबसे पहले संशोधन क्या होता है, तो संशोधन का मतलब है संविधान को समय अनुकूल बनाए रखने के लिए उसमें बार बार किए जाने वाले परिवर्तन। संशोधन का मतलब है परिवर्तन से किए जाने वाले बदलाव। ये बदलाव इसलिए किए जाते हैं ताकि आज की परिस्थिति में जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है उनके अनुसार, उनके अनुकूल संविधान को बनाए रखा जा सके। तो संविधान संशोधन का कार्य सबसे पहले तो ये बदलाव संबंधी कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संशोधन संबंधी कार्य संसद द्वारा किया जाता है। अब संसद के दोनों सदन इसमें पास होते हैं, दोनों सदनों द्वारा। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा, दोनों सदन इसमें पास होते हैं। और दूसरी बात संशोधन के बारे में यह है कि संशोधन प्रस्ताव ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं इसके लिए बाध्यता नहीं कि पहले लोकसभा में लाया जाए या पहले राज्यसभा में लाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तीसरी बात इसके लिए यह है कि यदि संशोधन प्रस्ताव किसी एक सदन ने पारित कर दिया है और दूसरा सदन उसे नकार दे, तो जैसा कि साधारण जो विधेयक होते हैं उनमें एक तरीका होता है संयुक्त बैठक का, लेकिन संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है। इसको संयुक्त बैठक द्वारा पास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अलग अलग दोनों सदनों द्वारा इसे पास किया जाता है, अलग अलग पास करेंगे।
दोनों सदन संशोधन प्रस्ताव को अलग अलग ही पारित करते हैं। अब हम देखते हैं कि संशोधन होता कितने प्रकार से है। तो संशोधन के मुख्य मुख्य तीन तरीके हैं, जिनमें से दो का उल्लेख तो संशोधन संबंधी जो संविधान का प्रस्ताव प्रावधान है 368 उसमें है, और एक साधारण तरीके से जो विधेयक पारित किए जाते हैं उसके द्वारा संशोधन का एक तरीका है। तो मुख्य रूप से हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो साधारण बहुमत द्वारा किया जाने वाला संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जैसे किसी राज्य का नाम या किसी राज्य की सीमांकन इत्यादि के बारे में जो साधारण विषय होते हैं, साधारण विषय हैं, उन साधारण विषय पर साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत से, इसका उल्लेख 368 में किया गया है। विशेष बहुमत क्या है कि संसद के दोनों सदस्य अपने 2/3 बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को अलग अलग पारित करते हैं, तो वो संशोधन विशेष बहुमत से पारित किया गया संशोधन कहलाता है। उसको कहते हैं विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से किया गया संशोधन, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए संसद के दोनों सदनों का अलग अलग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय आ जाते हैं, और तीसरे प्रकार के जो विषय हैं, तीसरे प्रकार के जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन पर संशोधन के लिए विशेष संविधान संशोधन के साथ साथ, यानी कि 2 नंबर के साथ साथ विशेष संविधान संशोधन के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, हम विधानमंडल में मुख्यतः विधानसभा लेते हैं, आधे राज्यों के सभाओं के समर्थन से किया गया संशोधन। तो इस तरह से 3 तरीके हो गए। पहला तरीका साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित करके इसको संशोधन प्रस्ताव को पारित करते हैं। तीसरा है ये जो दूसरा नंबर है विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का बहुसमर्थन प्राप्त होने पर ये संशोधन किए जा सकते हैं। तो संशोधन के 3 तरीके बताए गए, ये समस्त कार्य संसद द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस तरह से संसद का चौथा कार्य है संविधान संशोधन संबंधी। निर्वाचन संबंधी कार्य हम देखते हैं कि संसद के जो सदस्य है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका मतलब कि चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव संबंधी काम करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा इनका कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। तो ये जो जिस सदन के हैं, जैसे कि लोकसभा अपने सभापति यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और राज्यसभा उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा केवल उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण आपको बताया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका चुनाव राज्यसभा सदस्य पहले कर चुके हैं। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ केवल राज्यसभा के सदस्य जो केवल अपने उपसभापति यानी कि पदाधिकारी के रूप में उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये काम हो गया निर्वाचन संबंधी। इसके साथ साथ हम देखते हैं न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य क्या क्या है? सबसे पहला न्यायिक कार्य तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति
के विरुद्ध यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकते हैं। सबसे पहला काम महाभियोग। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और जो सदस्य हैं जैसे न्यायाधीशों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग या उन्हें हटाने की सिफारिश। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसको हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ सिफारिशें और की जाती है जिनके द्वारा उनको राष्ट्रपति हटा सके। तो ये हटाने संबंधी कार्य है। और एक अन्य और कार्य है कि जो संसद की अवमानना करते हैं उनको दंडित करने का कार्य भी करते हैं। संसद की अवमानना करने वालों को दंडित करना, ये भी न्यायिक प्रवृत्ति का काम है। तो इस तरह से संसद अपने कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। वो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य जो पदाधिकारी है उनको हटाने की सिफारिश करना, और साथ ही साथ संसद की अवमानना करने वाले लोगों को दंडित करना। इस तरह के कुछ कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मुख्य मुख्य कार्य हैं जो संसद द्वारा किए जाते हैं। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाला एक प्रमुख मंच है, यानी कि भारत में विचार विमर्श का एक प्रमुख मंच है ये। तो इस तरह के कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज अपना वीडियो संसद के प्रमुख